हेलो वेलकम 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 गाइस बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है। आई नो आइडिया में कुछ ड्यू डेट्स था, तो पहला डेडलाइन खत्म हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा रिलीफ है इसलिए आ रहा है। और इसी के साथ साथ आईसीएआई ने तुमसे पूछा है कि वो किस तरीके से अपने आप को बेटर कर सकता है। आईसीएआई ने हमसे और आपसे पूछा है कि किस फील्ड में वो अपने आप को बेटर कर सकता है एंड कहाँ पर वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकता है। तो इसके लिए तुमको फॉर्म मिलेगा एंड उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। एंड मैं बता दूं, प्रोफेशनल एटिकेट के हिसाब से तुमको और मुझे ये फॉर्म भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आईसीएआई हमसे डिमांड कर रहा है, भाई तुम बताओ कि तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट से क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बाकियों की तरह नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट हमारे फेवर में काम करता है, तो हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमें भी अपना राय उन्हें देना चाहिए। तो वो देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर्म आईसीआई ने स्टेक होल्डर फीडबैक फॉर्म रिलीज किया है, तो वो फॉर्म कहाँ मिलेगा, बहुत ही स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि वो फॉर्म कहाँ मिलता है। आईसीएआई कहाँ पर क्या रिलीज करता है, किधर रिलीज करता है, वो हमें जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो वो कैसे करेंगे, आओ चलो सीखते हैं। बाकी वो छोड़ो, हेयर स्टाइल मैंने चेंज किया है, बताना कैसा लग रहा है, देख लो कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। तो चले आ जाना सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे ICAI.org के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां पर तुम थोड़ा अगर स्क्रॉल करोगे ना, वहां पर तुम थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी अनाउंसमेंट होता है ना, जो भी नोटिसेस आईसीआई जारी करता है, वो हमें इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के सेक्शन में अपने को मिल जाता है। तो कुछ भी तुमको कहीं भी दिखे, बिलीव मत करना, ठीक है। सबसे पहले आके यहाँ पर चेक करना है कि आईसीआई ने ऑफिशियली रिलीज किया है या नहीं किया। बस इसमें क्या करना, तुम क्लिक करना। इसमें देखो बहुत चीजें दी है, बट यहाँ पर थर्ड नंबर पे मुझे दिख रहा है, थर्ड नंबर पर दिख रहा है इनविटेशन फॉर स्टेक होल्डर फीडबैक ऑन द रिव्यू ऑफ चार्टर अकाउंटेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये कब, 31 जुलाई को उन्होंने रिलीज किया है। तो 31 जुलाई को उन्होंने रिलीज किया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एक नोटिस खुल जाएगा, तो ये नोटिस को पढ़ लेना तुम। एंड यहाँ पर तुमको फीडबैक लिंक मिलेगा, अगर इस पे तुम क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर तुम आ जाते हो। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी एंड पीरियड, यानी कि हमसे, हम लोग ऐसे एक स्टेक होल्डर ही तो हुए ना, यानी वो हमसे पूछ रहा है, भाई तुम अपना राय बताओ, तुम क्या चाहते हो कि आईसीआई कहाँ पर अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकता है एंड कहाँ पर किस फील्ड में, किस कोर में वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये फॉर्म 18 ऑफ अगस्त 2026 से पहले तुम लोग काइंडली भर देना, ठीक है। क्योंकि अपना फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर में हम लोग आईसीआई के मेंबर बनने वाले हैं, तो अपना इंस्टीट्यूट जितना भी बेटर बनेगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता चला जाएगा। चलो, तो स्टार्ट द क्वेश्चनरीज करते हैं। तो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो अपना नाम वाम ऑब्वियसली पूछता है, तो यहाँ पर नाम एंड नंबर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने चले आते हैं। तो यहाँ पर मेरे को पूछ रहा है मैं क्या हूँ, तो मैं तो यहाँ पर सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ, तो मैं सीए फाइनल स्टूडेंट पे टिक करके आगे चला जाऊंगा। अब देखो, अब यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अब यहाँ पर तुम अपना फीडबैक देना स्टार्ट कर सकते हो। तो चाहे तुम वीडियो पर पूरा देख लो या फिर साइड में खोल के अपने मेरे साथ ही करते चलना। तो सेल्फ पेस मॉड्यूल के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो शुड द प्रेजेंट सेल्फ पेस मॉड्यूल, मतलब यानी कि इस फॉर्म कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो मेरे हिसाब से ना, अभी जो न्यू स्कीम आने वाला है, न्यू स्कीम आने वाला है, उसमें क्या हो सकता है ना, उसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर पहले दो बात है। तो पहला बात क्या है, जो एसपीओएम है, एसपीओएम है, उसमें सेट ए एंड सेट बी अगर मैंने क्लियर कर लिया, सेट ए एंड सेट बी मैंने अगर क्लियर कर लिया, तो जो भी मेरा न्यू स्कीम आता है ना, जो भी मेरा न्यू स्कीम आता है, उसमें से अपने को पता है आईबीएस हटने वाला है, उसमें से पता है अपने को आईबीएस हटने वाला है। तो आईबीएस जो हट के जो फुल फ्लैश पेपर आएगा ना, वो फुल फ्लैश पेपर हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये तो सबसे पहले आईसीआई को पूछना है। तो यहाँ पर उनको क्या करना चाहिए था ना, अदर्स वाला ऑप्शन एक देना चाहिए था कि अदर्स भी तुम बता दो, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। तो पहले तो ये बात है, वो लोग डिसाइड करेंगे, ये उनके पूरे उनके ऊपर है कि ये हमें, बट आईसीआई को ये हमें जनाना जरूरी है थ्रू द वीडियो और थ्रू द कमेंट। तो पूछना पड़ेगा, अगर मैं सेट ए सेट बी क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद न्यू स्कीम में आईबीएस हटता है,
तो जो भी मेरा फुल फ्लैश वो पेपर है वो मेरा एग्जाम्प्ट होगा या नहीं होगा? सबसे पहला बात तो ये पूछना है एंड सेकेंडली क्या पूछना है जो आईसीएआई का पास्ट ट्रेंड है, जभी भी न्यू सिलेबस आया है जैसे 2018 में आया था, 2024 में आया, तो वो क्या करते हैं पैरेलली न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम को क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। तो वो न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से आई होप आईसीआई ये करने वाला है। तो अगर अगर ऐसा होता है तो बहुत बेनिफिट होगा हमारे लिए, जो कि आईसीआई मुझे पता है डेफिनेटली करने ही वाला है, वो ये चीज करता ही करता है। तो मेरे हिसाब से अगर जो स्टूडेंट्स अभी सेट ए सेट बी अगर क्लियर नहीं कर रहे हैं तो वो क्लियर कर लो, ताकि ये हमारा सेफ साइड हो जाए, ताकि ये हमारा सेफ साइड हो जाए। अगर हमें न्यू स्कीम में ऑप्ट करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं एंड सेट ए और सेट बी जो है हमारा वो पेपर उसके इंस्टेड ऑफ सेट ए एंड सेट बी का जो पेपर आने वाला है उसमें हमें एग्जाम्शन मिल जाएगा टोटली कंप्लीटली। ठीक है, तो ये दो बातें हमें आईसीए तक पहुंचानी है। ओके, चलो, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से कंटिन्यू कंटिन्यू एज प्रेजेंट, नहीं सॉरी, यस, कंटिन्यू विथ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ यही जो मॉडिफिकेशन का मैंने बात किया, न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम वाला, एंड जो एग्जाम्पशन वाला बात किया कि अगर आईबीएस हटता है तो उसके जगह पे जो पेपर आ रहा है, अगर मेरा सेट ए एंड सेट बी क्लियर है तो वो एग्जाम होना चाहिए मेरा। तो यस, कंटिन्यू तो होना चाहिए बट मॉडिफिकेशन के साथ अभी फिलहाल के लिए। ओके, उसके बाद ये क्या बचा, विच न्यू एंड एमर्जिंग सब्जेक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस इन सीए करिकुलम, मतलब सीए करिकुलम में कौन सा न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर दो फील्ड दिया है, एक कोर दिया है और एक एसपीओएम में दिया है। अगर आपने ऊपर एसपीओएम में यस टिक किया है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कोर में मेरे को लगता है ना, कोर में मेरे को लगता है ये सारी चीजों से, ठीक है, क्या दिया है, पब्लिक फाइनेंस, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, आर्बिट्रेशन, फॉरेंसिक वैल्यूएशन एंड बहुत सारी चीजें दी है ना, आर्टिफिशियल एआई भी दिया है, एआई भी दिया है। तो कोर सब्जेक्ट की बात करें ना, तो कोर सब्जेक्ट मुझे लगता है कॉस्टिंग होना ही होना चाहिए फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए मैं अगर सोचूं तो न्यू सिलेबस में कॉस्टिंग हमारा एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि एक चार्टर अकाउंटेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बिना एक चार्टर अकाउंटेंट इनकम्प्लीट होता है। तो अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आना ही चाहिए। उसके लिए हमें कॉस्टिंग के मेथड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रैप्स करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारा एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट कॉस्टिंग होना ही चाहिए, वो कि कोर में होना चाहिए, एसपीओ में नहीं, कोर में होना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग उसे अच्छे से पढ़ पाए। ओके, और उसका एक बहुत ही इमेंस नॉलेज गेन कर पाए। ठीक है, अब एसपीओएम में क्या होना चाहिए, एसपीओएम में ठीक है ये सारी चीजें तो अपने सीख सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है ना, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ये वाली चीजें एंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा एनालिटिक्स, ये वाली चीजें अपने एसपीओ में होना ही चाहिए, क्योंकि अपने को पता है डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंसी और ब्लॉकचेन इन सब चीज में हम एमबीए वाले से थोड़े से पीछे हैं। तो अगर एमबीए वाले को ओवरकम करना है, हमें उसे क्या करना है, बाईपास करना है ना, तो हमारे कोर्स में एआई प्लस डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंसी विद अलोंग विद ब्लॉकचेन, तो ये अगर हमारे एसपीओ में होता है ना तो इसका हमें थोड़ा सा ओवरव्यू एंड नॉलेज अच्छा खासा हमें हो जाएगा, जिससे हम इंडस्ट्री में compete कर पाएंगे। कॉम्पिटेंस के लिए हमें ये करना है। तो वेदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टू बी इंट्रोड्यूस इन सी कोर्स, ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट इसमें मेरा इफ एंड बट है। इफ एंड बट मेरा क्या है, अगर देखोगे एआई इंट्रोड्यूस होना चाहिए, बट नॉट इन एग्जामिनेशन, बट नॉट इन एग्जाम में एआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। मेरा क्या मानना है, आईसीए आप अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरा क्या मानना है कि हम स्टूडेंट्स अगर अपने दिमाग से पेन और पेपर में लिख रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सामने वाला पेपर सेटर होगा ना, वो भी अपने दिमाग से पेन या फिर कीबोर्ड, एनीथिंग एल्स, हाँ,
तो पेन पेपर से वो भी सेट करे, वो अपने दिमाग से सेट करे, नॉट विद द हेल्प ऑफ एआई। सामने वाला एआई से पेपर सेट कर रहा है और हम यहाँ अपने दिमाग से एंड पेन पेपर पे उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक फेयर एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, मतलब एक अनफेयर चीज हो जाएगा ना। अनफेयर हमें नहीं करना है, एग्जामिनेशन को बिल्कुल ही एकदम स्टेबल रखना है। अगर सामने वाला पेपर सेट कर रहा है, एक ह्यूमन पेपर सेट कर रहा है, तो हम बच्चे भी ह्यूमन है, हमें भी उस पेपर को एग्जाम देना चाहिए और क्लियर करना है। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईसीआई से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आईसीआई को, तो ये वीडियो जरूर शेयर करना या फिर ट्विटर पे उनको टैग करना, जरूर से टैग करना। ओके, तो मुझे तो लगता है कि सॉरी, क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है एआई तो होना चाहिए, बट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में होना चाहिए, जैसे आईटीटी जेएमसीएस, इसमें अपने को एआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड इस पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करवाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आईसीआई को। ओके, उसके बाद इफ यस, हाउ इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू सीए कोर्स। थ्योरेटिकली एकदम बकवास, थ्योरेटिकली तो होने ही नहीं चाहिए, ओनली एंड ओनली थ्रू प्रैक्टिकली। मतलब एआई को हम लोग सीख सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स को हम लोग सीख सकते हैं कैसे, थ्रू प्रैक्टिकल करके। अगर हम लोग उसका जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को नहीं समझ में आने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी क्या पूछ रहा है, कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब आर्टिकलशिप के बारे में भी पूछ रहा है भैया कि आपको अगर लगता है ना आर्टिकलशिप के बारे में कि मेरा ऐसा है वैसा है, मतलब अगर तुम आर्टिकलशिप में मच मच कर रहे हो ना, तो ये पेज तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस सारे पेज में आर्टिकलशिप के बारे में पूछा है। तो तुमको आर्टिकलशिप के बारे में तुम्हें क्या लगता है, मुझे जो लगता है मैं अपने फॉर्म में भरूंगा, तुम्हें जो लगता है वो तुम अपने फॉर्म में भर के आईसीआई को सबमिट कर सकते हो। आईसीआई इसको पूरा रिव्यू करके उसके बाद ही वो रिजल्ट निकालेगा। रिजल्ट मतलब क्या, मतलब अनाउंसमेंट करेगा न्यू कोर्स का, न्यू कोर्स में क्या इंडल्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ओके, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब आर्टिकलशिप कब स्टार्ट होना चाहिए, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट ना, आफ्टर पासिंग आइदर ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट नहीं, मुझे ये चीज सही नहीं लगता। मतलब एक प्रिंसिपल होने, प्रिंसिपल के साइड से भी अगर तुम सोचो ना, तो अगर एक ग्रुप तुम क्लियर हो एंड सेकंड ग्रुप में तुम अपियर करने वाले हो, नहीं लगना चाहिए। अगर अटेम्प्ट लग भी रहा है ना, तो प्रिंसिपल को क्या करना पड़ता है ना, बार बार लीव ग्रांट करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम देना है तो उसको लीव ग्रांट करना पड़ेगा। और अगर ये डेडलाइन के पास होता है ना, यानी कि 31 अक्टूबर सितंबर या फिर तुम्हारे जुलाई के पास अगर ये होता है ना, तो प्रिंसिपल लोगों को बहुत ही वर्कलोड, वर्कलोड क्या मतलब, उनको देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्या भाई, छुट्टी देने में, ऑब्वियसली छुट्टी देने में दिक्कत होती है। हाँ, छुट्टी देने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के साइड से भी सोचे और स्टूडेंट के साइड से भी सोचे, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए यही रहेगा, आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप ऑफ सीए इंटरमीडिएट। ओके, ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेरे लिए बेस्ट लगता है 2 इयर्स। 2 इयर्स अनइंटरप्टेड, मतलब 2 साल तुमको एकदम पूरा कुछ भी इंटरप्शन नहीं आएगा कोई आईसीआई की तरफ से, तुम अपना पूरा फोकस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे लगा सकते हो। 2.5 ईयर इज गुड, बट अलोंग विथ आईटीटी एंड एमसीएस हो जाए तो बेटर है। तो मेरे लिए ये ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अनइंटरप्टेड 2 ईयर मेरे लिए बेटर, मुझे लगता है 2 ईयर अनइंटरप्टेड बेटर ऑप्शन होगा। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, एंटायरली अंडर मेंबर्स इन प्रैक्टिस ओनली, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुमको कोई फर्म में मिलता है तो तुम फर्म में चले जाओ, अगर अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, तो यू हैव टू गो फॉर दिस। ओके, इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब अगर बोथ कॉम्बिनेशन करते हो तो कितना ड्यूरेशन होना चाहिए अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। तो 6 महीने में तुम क्या ही सीख पाओगे, तुम 4 महीना 5 महीने तो वर्क फ्लो समझने में, काम कैसे करना है, वर्क फ्लो समझने में तुमको 4 महीना लग जाएगा, तो 4 मंथ तो तुम्हारा वहीं खत्म, तो तुम 6 महीने में सीख ही क्या पाओगे। 5 महीने 6 महीने 9 महीने तक भी तुम कुछ उतना ग्रैप्स नहीं कर पाओगे जितना तुम्हें ग्रैप्स करना चाहिए। 12 मंथ मेरे हिसाब से बेटर है, बट अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पूरा 2 साल का अगर कर सकते हो तो भाई बेटर है, तुम कर लेना, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया यहाँ पर 12 मंथ, तो मैं हायर पे आई एम चूजिंग हायर। When should industrial training commence? During first year of articleship, during last year of articleship, at any point of at any point during articleship. मेरे हिसाब से ऐसा लगता है ना, सबसे पहले तो तुम ऑफिस एंड स्टडी को मैनेज करना सीख लो, उसके बाद ही तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाओ।
अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हो ना, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें पढ़ने का टाइम उतना ज़्यादा मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला 1 साल तुम आर्टिकलशिप करो एंड उसके साथ-साथ तुम अपना स्टडी करो। देखो तुमको क्या लगता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में ना तुमको पता ही नहीं होता तुम्हारा इंटरेस्ट साइड कौन-सा है। इंटरेस्ट साइड तुम अपना पहले देख लो कि तुमको वेदर यू हैव टू गो फॉर टैक्स, वेदर यू वांट टू गो फॉर stat audit, internal audit, whatever you want. First you have to choose your field in your first during the first year of articles. Then you will have to go for industrial training, whatever you want. Okay. तो मुझे ऐसा लगता है ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप अगर हम लोग 2 साल का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ओके, 3 साल का भी कर रहे हैं तो फिर 3 अगर हो सकता है 3 साल, वैसे 3 साल तो आईसीएल ही नेग्लेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्यों अडॉप्ट करें? पहले ही आईसीएल ने 3 साल हटा दिए, तो अब फिर से अडॉप्ट करने की बात ही नहीं आती है। सेकेंडमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन इन आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप में ट्रांसफर होना बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही मैंडेटरी है। तो वो कब होना चाहिए? 9 मंथ्स में, 12 मंथ्स में, या फ्लेक्सिबल विद ड्यूरिंग 6 मंथ? तो मुझे 12 मंथ्स बेटर लगता है कि 1 साल के बाद अगर आप आर्टिकलशिप ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर 9 मंथ्स भी रख सकते हैं। 9 मंथ्स एक बार कर लो, उसके बाद ट्रांसफर अलाउड हो जाएगा। व्हेन शुड ट्रांसफर ऑफ आर्टिकलशिप बी परमिटेड? कब आर्टिकलशिप का ट्रांसफर परमिट होने वाला है? तो मुझे इसमें लगता है ना फर्स्ट 6 मंथ बेटर रहेगा। फर्स्ट 6 मंथ मेरे लिए बेटर रहेगा। क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, व्हिच रिफॉर्म वुड मोस्ट इफेक्टिवली इंप्रूव इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मैंडेटरी ऑडिट, टैक्स, एडवाइजरी, टेक्नोलॉजी फोकस ट्रेनिंग, ठीक है टेक्नोलॉजी हो सकता है, आईसीआई असेसमेंट ड्यूरिंग एंटर, स्ट्रॉन्गर मेंटरिंग प्रिंसिपल अगर समझ में, फ्लेक्सिबल वर्क एग्रीमेंट, अदर्स ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंडेटरी होना चाहिए, फंक्शनल रोटेशन ऑफ, मतलब आपको ऑडिट भी सीखना है, थोड़ा फाइनेंस भी सीखना है, थोड़ा टैक्स भी सीखना है, थोड़ा एडवाइजरी भी सीखना है, तो सबका छोटा छोटा पोर्शन आपको सीख के रखना है। उसके बाद तुमको जब तुम सीए बन जाओगे ना, तब तुम्हें पता चला अच्छा मेरे आर्टिकलशिप के टाइम में ना मैं फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था और बहुत ही अच्छे से मैंने सीखा है, या फिर टैक्स सीखा है, तो मैं उस फील्ड में अपना करियर को डेवलप कर सकता हूँ एंड ग्रो कर सकता हूँ। तो ये चीजें अपने होने चाहिए, तो सारी चीजें का एक्सपोजर मिलेगा तभी तो हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। तो चलो नेक्स्ट करते हैं, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो एग्जामिनेशन के बारे में, तो उस वक्त तो सीए फाइनल स्टूडेंट्स ही सारी चीजें, हाँ सीए इंटर स्टूडेंट, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट एंड फाइनल स्टूडेंट, तीनों को मैंडेटरी है। मेरा वीडियो अगर देख रहे हो तो तुमको मैंडेटरी है कि ये फॉर्म तुमको भरना ही भरना है। ओके, तो एग्जामिनेशन के बारे में, अब तुम फाउंडेशन में हो, तुम ऐसा मेरे को क्या है अभी क्या ही करना है, अभी तो मैं इस कोर्स में आऊँ, नहीं भाई, you are the important person of your institute, that means ICAI, Institute of Chartered Accountant of India। भाई प्राउड करना, you are the student of ICAI, you are the stakeholder of ICAI। ओके, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम ये फीडबैक दो आईसीआई को। आईसीआई तुमसे मांग रहा है भाई, सामने चल के मांग रहा है, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। प्रोफेशनल बिहेवियर तुम अडॉप्ट करो अपने आप में, प्रोफेशनल एटिकेट्स लेके आओ, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम ये फॉर्म सबमिट करके दो आईसीआई को अपना रिक्वायरमेंट बताओ आईसीआई को। सो ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं। व्हाट असेसमेंट फॉर्मेट शुड बी यूज्ड फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए क्या एग्जामिनेशन? मुझे ऐसा लगता है बहुत कॉम्बिनेशन, मतलब जिस तरीके से फाउंडेशन चल रहा है अपना मैथ और इको क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है, एंड ऑडिट, सॉरी ऑडिट कहाँ से आ गया भाई, मतलब फाउंडेशन वाले बोले है ऑडिट किधर से आ गया, चलो। तो लॉ एंड अकाउंट्स अपना डिस्क्रिप्टिव होना ही होना चाहिए। चलो, एमसीक्यू पोर्शन इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जामिनेशन में, एमसीक्यू पोर्शन इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन में कितना होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से लगता है ना इंटरमीडिएट में 30% होना चाहिए एंड फाइनल एग्जामिनेशन में 100% होना चाहिए। एक रैप्टा मारोगे भाई तुम लोग मुझे, मतलब नहीं 30 होना चाहिए, 30 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। लगता है ना कि आई थिंक 30% ऑफ द टोटल पेपर पोर्शन मोर देन इनफ टू क्लियर। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है 30% ऑफ द एमसीक्यू पोर्शन इज मोर देन इनफ टू क्लियर एग्जामिनेशन इफ यू हैव द if you have the if you have well prepared your subjects। So, आगे बढ़ते हैं।
फ्रीक्वेंसी ऑफ फाउंडेशन एग्जामिनेशन, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द फाउंडेशन, मतलब कितनी बार होना चाहिए, तो थ्राइस इन अ ईयर, इससे मैं बहुत ही सहमत हूँ। चलो ये क्या आ रहा भाई, एलिजिबिलिटी फॉर फाइनल, मेरा थोड़ा टंग स्लिप होता है तो तुम लोग प्लीज मजाक मत उड़ाना, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, व्हेन शुड अ स्टूडेंट बिकम एलिजिबल टू अपीयर फॉर फाइनेंशियल एग्जाम, फाइनल एग्जामिनेशन, बोला ना। ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ ऑफ आर्टिकलशिप, तो मुझे ऐसा लगता है ना, हर फील्ड में टिक करना, अगर 2 साल का आर्टिकलशिप तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अंदर है तो उसमें तुम्हें कौन सा होना चाहिए, तो मुझे लगता है आफ्टर कंप्लीशन, मतलब फाइनल एग्जाम तुम कब देना चाहते हो। तो अगर मेरा 2 साल का आर्टिकलशिप, जो कि अभी करेंटली मेरा 2 साल का है, तो मेरा आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद ही मैं अपना एग्जाम को अपियर करना चाहूंगा। 2 साल नहीं, 1 मिनट, आर्टिकलशिप प्लस 4 मंथ स्टडी पीरियड, 6 मंथ स्टडी पीरियड, हाँ नहीं 6 मंथ स्टडी पीरियड मेरे लिए सही रहेगा। वो जा नहीं रहा था इसीलिए उधर किया मैंने, अभी 2.5 पे आऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा 2 साल का आर्टिकलशिप है, तो मुझे 2 ईयर आर्टिकलशिप प्लस 6 मंथ स्टडी पीरियड चाहिए, तब मैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपियर होऊंगा, तो मेरे लिए बेटर होगा। अब तुम्हारे लिए क्या बेटर हो तुम देख लेना। अगर मेरा 2.5 ईयर का होता है ना, तो मेरा आर्टिकलशिप 2.5 ईयर का होना चाहिए, प्लस मुझे लगता है 4 मंथ स्टडी पीरियड आई थिंक मोर देन एनफ टू क्लियर माई एग्जामिनेशन। ओके, अगर मेरा 3 ईयर का आर्टिकलशिप होता है, तो मैं आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद, मैं क्या करूंगा, मुझे कोई स्टडी पीरियड का नहीं, वैसे ही बहुत टाइम हो चुका है, 5-6 साल ऐसे ही हो जाएंगे, तो क्या है ना, मुझे एग्जाम देना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन बुक या फिर क्लोज बुक, यानी आईबीएस का बात कर रहा है। मेरा जब अटेम्प्ट पड़ेगा May 28 में, आईबीएस रहेगा नहीं रहेगा मुझे पता नहीं, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम का पैरेलली अगर इंट्रोड्यूस होता है नहीं होता पता नहीं। तो अभी मुझे लगता है, अभी के लिए, अभी जो फाइनल, मेरा ओपिनियन ये रहेगा, जो अभी के जो फाइनल के स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए क्या होना चाहिए, कंप्लीटली ओपन कंप्लीटली क्लोज नहीं, हाइब्रिड होना चाहिए। ओपन बुक फॉर केस स्टडी बेस एंड क्लोज बुक फॉर अदर, मतलब केस बेस जो भी टॉपिक है, जो कि आईबीएस है अपना फाइनल में क्या आईबीएस है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस बनाता है, तो उसके लिए आप ओपन बुक एग्जाम रख लो, एंड जो भी थ्योरेटिकली है वो अपना क्लोज बुक रख लेना, जैसे कि अकाउंट्स, ऑडिट, एएफएम हो गया, डीटी आईडीटी हो गया। ओके, वैलिडिटी पीरियड फॉर एग्जाम्शन, मुझे लगता है 3 कंटिन्यूअस अटेम्प्ट तो अभी है, और परमानेंट एग्जाम्शन वो भी नहीं रखना चाहिए, 4 कंटिन्यूअस अटेम्प्ट तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, परमानेंट उन्होंने एग्जाम्शन ले लिया, लेकिन बाकी के जो इजी सब्जेक्ट में परमानेंट एग्जाम्शन उन्होंने क्लेम कर लिया, एंड बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे ऑडिट हो गया, थोड़ा सा टफ हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है मेरे लिए भी, एंड तो उसमें क्या करता है वो 50% वो स्कोर ही नहीं कर पाते, तो वहां पर वो थोड़ा सा उनको रिलीफ देना पड़ेगा कि परमानेंट एग्जाम्शन को ऑप्ट आउट कर लेने के लिए। तो 4 कंटिन्यूअस अटेम्प्ट तक आप टेम्पररी एग्जाम्शन कर लो, उसके बाद से आपको वो पेपर देना ही पड़ेगा। ये क्या आ रहा है? अब आईटीटी सॉफ्ट स्किल, आईटीटी और सॉफ्ट स्किल के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, व्हेन शुड द बेसिक आईटीटी प्रोग्राम टू बी कंप्लीटेड, जो कि हम लोग इंटरमीडिएट में आने के बाद हम लोग करते हैं, वो एडवांस आईटीटी नहीं, ये सिर्फ आईटीटी के बारे में पूछ रहा है। बिफोर आर्टिकलशिप, विद इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ आर्टिकलशिप, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप अदर, तो आर्टिकलशिप से पहले तुम कर लो ना भाई, बाद में क्यों मच करना आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग, कोई भी नहीं। अब एडवांस आईटीटी के बारे में पूछ रहा है, ये कब होना चाहिए, बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें इसको तीसरा ऑप्शन भी रहना चाहिए कि आप फाइनल एग्जाम दे दो उसके बाद आप कर सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है ना, फाइनल एग्जाम से पहले ही दे दो, कर लो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगा, अपना एग्जाम दो, क्लियर करो, एंड सी अपने नाम के सामने लगा लो। हाउ शुड एडवांस आईटीटी एंड एमसीएस प्रोग्राम टू बी डिलीवर्ड, तो मुझे ऐसा लगता है हाइब्रिड में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत ही रिमोट लोग में बहुत रहते हैं ना, उनको क्या करना पड़ता है, शहर में आना पड़ता है और बहुत सारी खर्चा बियर करना पड़ता है, और बोलने को ये 15-15 दिन के होते हैं, हो तो जाते हैं छुट्टी वुट्टी लेकर 20-20 दिन की, 40 दिन यहाँ पर हो जाते हैं, एंड बैचेस कंटिन्यूअसली हमें नहीं मिलता है, तो एक बैच खत्म करने के बाद 5-6 दिन 7 दिन हफ्ता भर का गैप लेना पड़ता है, उसके बाद हमें दूसरा बैच मिलता है, या फिर कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं, 1 महीने भी लग जाते हैं। कोलकाता में तो बहुत ही ऐसा लगता है भाई फ्री का बढ़ रहा है चेयर, जैसे 7,000 6,500 इन्होंने लेते हैं आईटीटी और है ये ओसी प्रोग्राम के लिए। हाँ, तो फीस तो वहां पर उनको नेग्लिजिबल करना चाहिए, 500 या 400 ऐसा करना चाहिए, ये भी मैं लिखूंगा आगे अगर कुछ अदर्स को ऑप्शन देंगे तो।
Which competence should be mandatory cover under MCS? MCS के अंदर क्या कवर करना चाहिए? तो कम्युनिकेशन कवर कर ही लो, लीडरशिप कवर कर लो, प्रोफेशनलिज्म अगर हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर रहे हैं और आर्टिकलशिप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो प्रोफेशनलिज्म हमारे पर्सनल डेवलपमेंट आ जाता है। बट अगर आप करवा दोगे थोड़ा तो बेटर है। इंडस्ट्री एक्सपोजर, प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने करते हैं। तो मुझे तो ये 3 बेटर लगते हैं। विच टेक्नोलॉजी कंपिटेंस इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीए करिकुलम? तो भाई एआई तो होना ही चाहिए। मैंने बताया ना, एग्जाम को छोड़कर बाकी आप एआई ले लो। डेटा एनालिटिक्स आपको करना ही करना है। एंटरप्राइज सिस्टम, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑडिट, ये तो अपने सर के करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, तो ऑडिटर्स को या फिर एक प्रोफेशनल को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि सीए करिकुलम में इंस्टीट्यूट क्या अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकता है, एंड अदर्स का भी ऑप्शन है। तो 3 एरिया बताइए जहां पर आईसीआई अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने ना लिख के पहले से रख लिया है। पहला तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो आईटीटी प्रोग्राम, जो अपना आईटीटी प्रोग्राम होता है ना, पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। जो आईटीटी प्रोग्राम होता है ना, तो इसमें क्या सबसे ज्यादा बेसिक्स सिखाया जाता है, मतलब टैली कैसे बनाते हैं, टैली को कैसे उसमें एंट्री करते हैं, जीएसटी का कैसे एंट्री करते हैं, यही करते करते 15 दिन निकल जाता है भाई। तो उससे अच्छा आप क्या करो, जीएसटी पोर्टल, ट्रेसेस पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल का प्रैक्टिकल एक्सपोजर दो। आप क्या करो, आईटीटी प्रोग्राम में, एडवांस आईटीटी प्रोग्राम में क्या करो ना, इसका क्या करो, आप एडवांस आईटीटी में आप दूसरा एआई को लेकर आप कुछ प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। आप उसमें कुछ वर्क फ्लो, जैसे एन हो गया, एन हो गया, बहुत ही डिमांडिंग अभी चल रहा है वर्क फ्लो ऑटोमेशन के बारे में, तो ये आप एडवांस आईटीटी में कर सकते हो। आप आईटी में क्या कर सकते हो, क्योंकि बच्चे का अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट होना है, और आर्टिकलशिप स्टार्ट होने से पहले अगर वो जीएसटी पोर्टल से फ्रेंडली हो जाता है, ट्रेसेस से फ्रेंडली हो जाता है, तो उसके आर्टिकलशिप में वो बहुत हेल्प करेगा, वो उसको बूस्ट अप करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआई को यहाँ पर आईटीटी में उसको ये चीज बेटर करना चाहिए। सेकंड क्या करना चाहिए, आर्टिकलशिप स्टाइपेंड के बारे में मैं बोलूंगा। आईसीआई को आर्टिकलशिप स्टाइपेंड थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। मिनिमम 8 to 10,000 हर स्टेट में मिनिमम 8 to 10,000 स्टाइपेंड होना ही होना चाहिए। मिनिमम 8 to 10,000। मेरा तो मन कर रहा है 9 to 10,000 होना चाहिए। मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ही आज के जमाने में ये हो चुका है कि आप कहीं अगर दूसरे स्टेट में जाओगे ना, तो आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड उसके बाद ट्रैवलिंग कन्वीनियंस का जो भी खर्चा आता है ना, वो ले दे के 5-7 हजार हो जाता है। तो भाई आप खाओगे क्या और बचाओगे क्या? तो उसके लिए स्टाइपेंड थोड़ा सा आईसीआई को यहाँ पर इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो भी आपको अदर सजेशन देना है तो वो आप दे देना आईसीआई को। मेरे तरफ से तो यही सजेशन है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, आप सबमिट कर देना। तो आप जब भी सबमिट करोगे तो यहाँ पर बोलेगा एक बार रिव्यू कर लो, तो रिव्यू करने का उतना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबमिट क्वेश्चनरी कर देना, यहाँ पर सबमिट। थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनता है कि आईसीआई ने अगर आपसे पूछा है तो आपको ये फीडबैक फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है अपने प्रोफेशनल एटिकेट्स के हिसाब से। तो चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एंड आपका क्या राय है कमेंट में बता देना। आपको लगता है ऐसा कि क्या इंप्रूव करना चाहिए, तो वो चीज करना। एंड आईसीआई को ये वीडियो ट्विटर पे टैग करना, लिंक्डइन पे टैग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो वो चीज टैग कर देना। एंड हाँ, कमेंट में बोला था ना हेयर स्टाइल के बारे में बताना कैसा लग रहा है, एक बार देख लो फिर से कमेंट में प्लीज बताना कैसा लग रहा है, पहली बार ट्राई किया है। चलो, लव यू, बाय बाय।